हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अंग्रेजी शासन की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो स्थायी बंदोबस्त था, जिसे हम जमींदारी व्यवस्था कहते थे। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये जो व्यवस्थाएं थी, इसके साथ साथ में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, तो इन व्यवस्थाओं को उन्होंने कैसे लागू किया भारत में, और इससे किस प्रकार का उन्होंने शोषण कर लिया पूरे हमारे देश का, और हमारे पूरे किसानों का किस तरह से शोषण कर लिया। तो ये सारा कुछ आज इसमें से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले देखिए, थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि इनको जो ये अधिकार मिले किस तरह से मिल गए। देखिए, आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो अंग्रेज हैं वो 1600 में आए भारत में। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार करना था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से उन्होंने अपना रुख कर लिया यहाँ की पूरी राज व्यवस्था पे। तो वो कौन से स्टेप थे? तो देखिए, सबसे जो पहला स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो आता है प्लासी का युद्ध। आप जानते हैं कि 1757 में 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध में जो हमारा बंगाल क्षेत्र है, बंगाल क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा फ्रेंड्स जीत लिया गया। जब अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया और उसमें उस समय का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो हार गया, तब वहां से ही एक शुरुआत हो जाती है फ्रेंड्स। उन्होंने अपने पैर वहां पे क्या कर लिए, जमा लिए। अब जब पैर उधर पे उन्होंने जमाने अपने शुरू किए, और फिर इसके बाद एक दूसरा युद्ध होता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, बक्सर का युद्ध। ये जो बक्सर का युद्ध था, ये फ्रेंड्स ऐसा युद्ध था कि भारत की इसने पूरी तस्वीर ही बदल दी, और अंग्रेजों ने अपना पूरा शिकंजा कस लिया हमारे भारत पे। तो मुख्यतः देखिए, ये जो बक्सर का युद्ध भी था, ये भी केंद्रित था वहीं पे बंगाल पे, लेकिन वहीं से फिर जीत की शुरुआत होती है, और हमारे दक्षिण भारत, उत्तर भारत के सारे राज्य जीत लिए जाते हैं अंग्रेजों द्वारा। और जो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें दो पार्टियां थी, ठीक है। तो एक तो हो गई अंग्रेजों की पार्टी, और जो दूसरी पार्टी भारतीय पार्टी थी, उस भारतीय पार्टी में जो लोग थे, उसमें से देखिए 3 लोग थे मुख्यतः। 3 में से कौन 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 थे? एक तो था फ्रेंड्स मीर कासिम। तो जो मीर कासिम था, ये मीर कासिम उस समय बंगाल का पहले शासक हुआ करता था, लेकिन जब वो प्लासी की जब लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद से वहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई। तो हम अगर बात करें 1764 की, जबकि बक्सर का युद्ध हुआ है, उस समय उसके पहले मीर कासिम वहां का शासक था, ठीक है। तो मीर कासिम के हाथ में सत्ता थी, उसने अपने को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप उठाए, तो अंग्रेज उसके विरुद्ध हो गए। जब अंग्रेज विरुद्ध हो गए उसके, तो मीर कासिम ने क्या किया कि एक शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जो उस समय भारत का शासक माना जाता था, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था जो, इन तीनों ने मिलके फ्रेंड्स, मतलब कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलके युद्ध किया बक्सर का। लेकिन फ्रेंड्स दुर्भाग्यवश ये लोग हार गए। जब ये लोग हार गए तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक इलाहाबाद की संधि की फ्रेंड्स। ये इलाहाबाद की जो संधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी। तो ये इलाहाबाद की संधि में देखिए हुआ क्या, इसमें से अंग्रेजों ने, जो उस समय का मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, उससे एग्रीमेंट किया कि हमें कुछ क्षेत्र चाहिए, किसके लिए, दीवानी के लिए, रेवेन्यू के लिए। उसमें से कौन कौन थे? बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। ये 3 बड़े क्षेत्र फ्रेंड्स, जो बड़ा जंग था, ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और यहाँ पर उन्होंने अपनी दीवानी इस्टेब्लिश कर ली। तो जैसे उन्होंने दीवानी इस्टेब्लिश की, इसका मतलब वहां से वो रेवेन्यू को कलेक्ट करना अब शुरू कर दिए। जब रेवेन्यू कलेक्ट करना वहां से शुरू कर दिए वसूल करना, तो उस समय की स्थिति तो ऐसी थी कि उनको आइडिया नहीं था कि इधर पे जो रेवेन्यू का सिस्टम है वो क्या है, ठीक है। यहां से हम किस तरह से ज्यादा सोख सके, है ना, ज्यादा से ज्यादा अवशोषित कर लें चीजों को। तो ये सारी चीजें उनको ज्ञात नहीं थी। और ये जो अवशोषण का हम बात कर रहे हैं, तो इसमें से देखिए एक जॉन सुल्विन था। जॉन सुल्विन कहता था
कि हमारी जो ये व्यवस्था है ये इस तरह की व्यवस्था है जो एक स्पंज का काम करती है, और गंगा नदी से जो महत्वपूर्ण चीजें, आवश्यक चीजें हैं, है ना, मूल्यवान चीजें हैं, उनको सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे आके उसको उड़ेल देती है। तो टेम्स जो नदी है वो आप जानते हैं कि जो इंग्लैंड है, जो लंदन है, वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो ये उनकी एक नीति थी कि यहाँ से जो भी रिसोर्सेस है उनको सोख लिया जाए और अपने यहाँ उनको प्रयोग कर लिया जाए। तो जो ये रेवेन्यू के सिस्टम जो था इसका उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था। इसके बाद फिर उन्होंने कुछ इसमें काम करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स 1793 में इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था इन्होंने शुरू की जिसे हम स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके जो और दूसरे नाम हैं वो भी आप जान लीजिए। उसको कहते और क्या कहते हैं, मालगुजारी, जागीरदारी या बीसबेदारी। तो ये नाम भी इसी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी के हैं। तो अगर कभी भी अगर पूछा जाता है मालगुजारी, जागीरदारी या बीसबेदारी, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि ये सारे नाम किसके हैं, इसी जमींदारी व्यवस्था के हैं। तो ये जमींदारी व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश की, और इसमें उसने 10 साल का एक प्रकार से मतलब मैप तैयार किया। उसने ये किया कि 10 साल तक हम एक फिक्स रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करेंगे, और उन्होंने किया भी इसीलिए था कि हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल ठोस, हमें उतना रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए, कंडीशन चाहे जैसी हो। तो उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई। अब इस व्यवस्था को अपनाने में उन्होंने क्या किया कि जो उस समय के उधर के कुछ संभ्रांत लोग थे, है ना, जो उस समय के थोड़ा सा मजबूत समाज में लोग थे, उनको इन्होंने अपने पक्ष में करना शुरू किया। और जमींदार जितने भी थे, हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो भी जमींदार थे उनको इन्होंने अपने पक्ष में करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो इधर पे ही जो अपने ही लोगों का खून चूस चूस के हमें फ्रेंड्स प्रोवाइड करे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर अंग्रेज एक अमर बेल थे फ्रेंड्स, तो इधर के जो जमींदार लोग थे वो इस अमर बेल के चूसक थे फ्रेंड्स, जो इस पेड़ से मतलब हमारे इस देश से, हमारे किसानों से उनका जो भी धन था उसको सोख सोख के और इस अमर बेल को मतलब अंग्रेजों को फ्रेंड्स प्रोवाइड कर रहे थे। तब उन्होंने तो इस प्रकार से जो व्यवस्था उन्होंने वो कर ली, जमींदारों को उन्होंने अपने उसमें ले लिया, अपने साथ में कर लिया जब, तो उन्होंने जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू किया। अंग्रेजों ने अपना एक वो रखा, उसमें से क्या रखा उन्होंने कि भाई जो भी आप रेवेन्यू इकट्ठा करें उसका 10/11 भाग जो है वो हमें दें, और 1/11 भाग आप खुद रखें। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि 10 साल के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया था कि हमें इतना ही रेवेन्यू चाहिए, लेकिन ये कंडीशन जमींदारों पे नहीं थी। जमींदार क्या कर सकते थे कि वहां से उगाही बढ़ा सकते थे। तो जमींदारों ने क्या किया फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए उन्होंने पहले आंकड़ा ये लगाया कि भाई 100 रुपये वसूल करना है और 100 में हमें अपना मतलब 10/11 उनको दे देना है, 1/11 आप खुद को रख लेना है, तो उन्होंने क्या किया कि 100 की जगह फ्रेंड्स अब 200 वसूल करना शुरू कर दिए। जब ये इस तरह की स्थितियां हो गई और उनको जो देना था अंग्रेजों को, उनको 100 के हिसाब से ही देना था, तब यहाँ पर फ्रेंड्स जमींदारों ने इधर के गरीब किसानों का बिल्कुल से शोषण कर लिया। तो जब ये शोषण मतलब चलता रहा और इससे हालांकि बहुत सारी दिक्कतें हुई, इसमें से कुछ चीज़ें और फ्रेंड्स लगाई गई थी, जैसे क्या, सूर्यास्त। देखिए सूर्यास्त का क्या मतलब है कि इस सिस्टम में जो भी अधिकार हो गए थे वो सारे हो गए थे जमींदारों के, मतलब कि जमीन का जो मालिक है वो एक प्रकार से जमींदार होगा। अब वही जमींदार क्या करता था कि किसानों को नीचे जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर देता था और वो उनसे क्या करता था, टैक्स वसूल देता था। अब टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलता था, तो इसमें जो मालिक हुआ फ्रेंड्स वो ये जमींदार बन गया। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उतना रेवेन्यू नहीं दे पाता है, अगर उतना टैक्स नहीं दे पाता है या किसी वजह से समस्या हो गई है, अकाल पड़ गया है, तो क्या करते थे वो कि इस किसान की जमीन छीन के और दूसरे को दे देते थे फ्रेंड्स। तो इस तरह से
ये जो बेचारा किसान था उसकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी। और इसके लिए उन्होंने एक नियम लगाया था फ्रेंड्स, सूर्यास्त का। मतलब उन्होंने अगर निर्धारित कर दिया है कि इस दिन के सूर्यास्त तक आपको ये हमें दे देना है इतना, अगर वो नहीं दे पाते थे तो उसकी ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो ये समस्या थी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हो गई। और ये देखिए फैला कहाँ कहाँ पे था, तो ये फैला था देखिए बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में और उत्तरी कर्नाटक में। तो इस प्रकार से ये आपको याद भी रखना है फ्रेंड्स कि ये कहाँ कहाँ पे था। तो देखिए बंगाल के क्षेत्र में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, और ये यूपी का जो अपना बनारस है इस क्षेत्र में भी था, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये उत्तरी कर्नाटक में भी फैला हुआ था। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में मुख्यतः किस जगह लागू की गई थी, और आपके पास ऑप्शन हो, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपको मार्क करना है क्या, बनारस, क्योंकि बनारस में ही ये मुख्यतः लागू की गई थी। तो इस प्रकार से ये जमींदारी व्यवस्था लागू हुई और इस प्रकार से उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने 10 साल तक के लिए अपने आप को फिक्स कर लिया था कि हम नहीं बढ़ाएंगे रेवेन्यू, है ना। लेकिन जमींदार तो उससे ज़्यादा कलेक्ट कर ले रहे थे, वो तो उनका बिल्कुल खून ही चूसे ले रहे थे। तो अंग्रेजों ने फिर सोचा कि यार ये लोग तो ज़्यादा इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो हम कुछ व्यवस्था बनाएं ऐसी। तब उन्होंने क्या किया कि एक अलग टाइप की व्यवस्था अलग क्षेत्रों के लिए क्रिएट की, जिसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, इसमें अंग्रेजों को अधिकार था कि वो क्या कर सकते थे कि अपना जो कलेक्शन है रेवेन्यू उसको एक्सपेंड कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। तो उन्होंने ये चीज़ को इसमें लागू किया। अब देखिए ये जो लागू हुआ, इसका लागू करने वाले जो थे उसमें से मुख्यतः कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, ये दो नाम महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा भी जाता है, सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, है ना। तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो, इन्होंने 1792 में इसको लागू किया था। हालांकि शुरुआती इन्होंने प्रायोगिक तौर पे लागू किया था इसको, और मुख्यतः ये मद्रास के 12 महल क्षेत्र में इन्होंने शुरू किया था। फिर इसके बाद में 1820 में मद्रास, कर्नाटक और असम के क्षेत्रों में भी इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था का देखिए जो मुख्य वो था वो क्या था, रैयत मतलब होता है फ्रेंड्स किसान, ठीक है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। तो किसान से सीधे संपर्क में अब आ गए वो लोग कि किसान का जो भी रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रहा है ना, सीधे सीधे हम उसको क्या कर लें, सोख लें। एक बात और देखिए, ये लोग किसी भी तरह से ये सोचते थे कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें फ्रेंड्स, और उससे वो अपने मतलब वहाँ भी धन भेज देते थे। और देखिए यहीं का धन क्या करते थे, उस इनकी जो पॉलिसी थी वो कैसे काम करती थी। जैसे इन्होंने क्या किया कि टैक्स लगाया किसानों पे, ठीक है। तो टैक्स से इन्होंने क्या किया, रुपया इकट्ठा किया। इस रुपए से उन्होंने यहीं पे क्या किया, कपास खरीदा। फिर कपास खरीदने के बाद में उसको अपने यहाँ भेज दिया। अपने यहाँ फिर क्या करेंगे वो, अब अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाए हैं तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी उनका देखिए इन्वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, अब रोजगार उन वहाँ के लोगों को मिलेगा, और रोजगार से फिर क्या होगा कि जो कपड़ा वपड़ा बनाएंगे उस कपड़े को फिर से वो भेज देंगे कहाँ, यहीं भारत में बेचने के लिए। तो भारत से देखिए, एक तो यहाँ से हमने टैक्स इकट्ठा किया, उसी टैक्स से हमने कपास खरीद लिया, और कपास को अपने यहाँ ले जाके लोगों को रोजगार दे दिया, और फिर आके वही जो कपड़ा था फ्रेंड्स फिर आके हमने यहीं बेच लिया, तो फिर से हमने यहीं से सोख लिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स अपनाई फ्रेंड्स कि यहाँ के जो किसान थे उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो बेचारे बिल्कुल मतलब जाने कितने तो मर गए, और जो नहीं मरे वो मरने के कगार में आ गए, किसी तरह अपना जीवन जीते रहे। इस हालांकि देखिए अभी आगे कुछ हम कृषि का व्यवसायीकरण पढ़ेंगे, तो थोड़ा और उसमें बात करेंगे इसकी। अब देखिए तीसरी व्यवस्था क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी जो व्यवस्था थी ये हाल्ट एवं मैकेंजी इसके द्वारा शुरू की गई थी 1819 में। देखिए महल क्या था, जब जो मुगल सम्राट थे, जब मुगल लोग यहाँ शासन कर रहे थे, तो उन्होंने महल को ही रेवेन्यू का एक क्षेत्र बना रखा था। मतलब जैसे उन्होंने एक क्षेत्र को डिसाइड कर लिया और कह दिया इसको हम महल कहेंगे, और यहाँ से इतना रेवेन्यू हमें या इतना टैक्स क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये व्यवस्था की थी महल की, और इसी महल के हिसाब से महलवाड़ी की व्यवस्था या महलवाड़ी की शुरुआत जो कर ली वो अंग्रेजों ने कर ली।
अंग्रेज़ों ने ये जो व्यवस्था शुरू की जो कि 1819 में था, इसमें से देखिए पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अब मध्य भारत, ये क्षेत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। पंजाब में इसको ग्राम प्रथा भी कहते थे, मतलब ग्राम प्रथा नाम से भी पंजाब में इसको जानते थे। और यहाँ पर जो इसका जो वो होता था कलेक्शन का, वो पूरा महल जिम्मेदार होता था। जैसे कि एक मान लीजिए गांव है, हम कहते हैं ये महल है, तो इसका गांव पूरा जिम्मेदार है। हालांकि कुछ लोगों को वो रिक्रूट करते थे, लेकिन ये पूरे लोग मिल के उस रेवेन्यू को फिलअप करते थे, पूरा करते थे और अंग्रेजों को देते थे। उत्तर भारत में मुख्यतः एक मार्टिन बर्ड हुए थे। मार्टिन बर्ड ने उत्तर भारत में इस महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था एक प्रकार से। तो ये थी फ्रेंड्स महलवाड़ी व्यवस्था, जो मुख्यतः हम देख लेते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। हालांकि मध्य भारत में भी ये लागू थी। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने देखिए अभी तक क्या समझा, हमने 3 चीज़ें समझ ली है ना। तीनों जो व्यवस्थाएं थी कलेक्शन की, उनके टैक्स की, हमने समझ ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है? देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पर जो कृषि होती थी, वो जैसे अनाज की कृषि होती थी, लोग अपने खाने के लिए अनाज उगाते थे। तो अंग्रेजों ने दूसरा तरह का एक मैकेनिज्म डेवलप किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप नील उगाते हैं, कपास उगाते हैं, तो हम सीधे सीधे नगद खरीद लेंगे। अब कुछ किसान तो लालच में आ गए और कुछ किसानों से जबरदस्ती। एक प्रथा थी फ्रेंड्स तिन कठिया। इतिहास में अगर कभी पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। एक तिन कठिया नाम की फ्रेंड्स वो थी। उसमें एक अपना जो पूरा क्षेत्र होता था किसानों का, उसमें से एक क्षेत्र में उनको नील बोनी ही बोनी पड़ती थी और उसको कम दाम में अंग्रेजों को बेचना पड़ता था फ्रेंड्स, मजबूरी में। तो ये तिन कठिया प्रथा भी उन्होंने चालू कर दी थी अब वाणिज्यीकरण के तहत। तो ये देखिए वाणिज्यीकरण में उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर नगदी फसलें जो उनके उपयोग की होती थी, उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। उसके लिए वो पहले से लोगों को पैसा देते थे, है ना। तो पहले से पैसा दे देते थे जबरदस्ती की, ले इतना ले लो, अब फिर इसके बाद आपको तो नील उगानी ही उगानी पड़ेगी, और सस्ते दामों में खरीद लेते थे फ्रेंड्स। तो इस तरह से कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। और जब ट्रेनें चली तो उन ट्रेनों से भी बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। खैर ये इतिहास का विषय है फ्रेंड्स, उसमें जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए यही चीज़ें थी इसमें। इसके हिसाब से तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स चर्चा कर ली है। और आगे अब जो भी वर्तमान की स्थिति या जो टैक्स कलेक्शन की आज़ादी के बाद की जो स्थितियां रही हैं, उन सारी स्थितियों के लिए भी हम एक वीडियो इसमें बनाएंगे। और फ्रेंड्स हमने जो ग्रामीण विकास है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है और हिंदी है, इन सारी चीज़ों के लिए वीडियोस काफ़ी बना रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जुड़े रहिए फ्रेंड्स इस चैनल से, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।